हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज की वीडियो में देखेंगे आपका एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट चैप्टर, जो कि आपका 9th क्लास का 3rd चैप्टर है ज्योग्राफी का। बेसिकली हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज की वीडियो में आपके 9th क्लास का चैप्टर 3rd एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका ज्योग्राफी का ये चैप्टर है। अब इस वीडियो के अंदर हमें बेसिकली एटमॉस्फेयर की ही बात करेंगे, बाकी क्लाइमेट के लिए हम अलग से एक दूसरी वीडियो लाएंगे और उसके अंदर हम पूरी तरीके से क्लाइमेट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप जब बाहर निकलते होगे या आसमान में देखते होगे तो आपको बहुत तेज़ धूप दिखती है, आपको क्लाउड दिखते हैं, आपको बहुत तेज की हवा दिखती है, कभी हल्की हवा दिखती है। तो ये सारी की सारी चीज़ों के पीछे जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? एटमॉस्फेयर। अब ये एटमॉस्फेयर क्या बला है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं? तो एटमॉस्फेयर कुछ भी नहीं है, ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। मतलब हवा की एक चादर जिसने क्या कर रखा है, हमारे अर्थ को पूरी तरीके से सराउंडिंग कर रखा है, घेर रखा है पूरी तरीके से। अब ये घिरी हुई कैसे है? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण क्या है, ये हवा हमारे एटमॉस्फेयर में हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और ये जो हवा है वो डिफरेंट गैसेस से बनी हुई है, बहुत सारी गैसेस से, जिसको हम आगे देखेंगे। और सभी के सभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी गैसेस हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसे? अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। प्रोवाइड एयर फॉर लाइफ। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन हमें इस एटमॉस्फेयर के अंदर ही मिलती है। पौधे जिन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, तो ये सब एटमॉस्फेयर के अंदर ही होता है। अगर ना हो तो ना हम जिंदा रह सकते हैं, ना पेड़ पौधे जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेयर हमें ओजोन लेयर देता है, जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेस से हमें बचाता है। ठीक है, इसके बारे में आगे देखेंगे। प्रोटेक्ट फ्रॉम मीटियोर्स, मतलब जो उल्का पिंड होते हैं, जो हमारे स्पेस के अंदर जो पत्थर होते हैं, ठीक है, जो एस्ट्रॉइड से टूट कर बनते हैं, मीटिरॉइड्स, उसको नीचे आने से रोकता है। मतलब उसको ऊपर ही क्या करता है, बर्न कर देता है, जला देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, पीसेस कर देता है, जिससे वो नीचे तक नहीं आ पाते। क्योंकि अगर वो नीचे आ गए तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, नुकसान हो सकता है। इसके अलावा हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, हेल्प इन वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में हेल्प करता है। और कंट्रोल वेदर एंड क्लाइमेट, हमारे वेदर और क्लाइमेट को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, ठीक है, ये देखो यहाँ लिख भी रखा है, इट कंट्रोल वेदर एंड क्लाइमेट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। यही सी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है। अब जो मेन बात हमें करनी है, आपको पता तो चल गया एटमॉस्फेयर क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर। अब जो मेन है, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली इसके अंदर दो बात करी गई है, पहला कॉम्पोजिशन और दूसरा स्ट्रक्चर। कि जो एटमॉस्फेयर है उसका कॉम्पोजिशन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो एक एक करके वन बाय वन हम पहले कॉम्पोजिशन देख लेते हैं और फिर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट गैसेस से बना हुआ है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, जिसमें मेनली 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेस है। अब इन अदर गैसेस में क्या है, CO2 है हमारी, ऑर्गन है, हीलियम है, ठीक है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जायोनॉन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि वाटर वेपर्स भी है, अराउंड 0.1% से 0.4%, जो किस चीज़ में मदद करते हैं, हेल्प क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कॉम्पोजिशन। ये रहा आपका इसका डायग्राम। अब आपको लग रहा होगा ये जो CO2 है वो 1% से भी कम है, बट याद रखने बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये 1% से भी कम है तब भी। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। ये नाइट्रोजन बहुत हेल्पफुल है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ऑक्सीजन जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हम सांस लेते हैं। तो ये जो इनका बैलेंस है डिफरेंट गैसेस का, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर ये बैलेंस थोड़ा भी इधर उधर होता है, जो इसकी वजह से हमें बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं। जैसे अभी CO2 का लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अर्थ क्या हो रही है, गर्म हो रही है। चलो वो तो बात की बात है, हम बाद में देखेंगे ये सब चीज़ें। तो आई होप आपको कॉम्पोजिशन समझ में आ गया होगा। अब देखो लिख रखना, द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर चेंज विद एल्टीट्यूड। अभी जो आप देख रहे हो, जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, अदर गैसेस 1% जो है। अब जो ये गैसेज हैं
ये जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, एल्टीट्यूड पर जाते जाते हैं, एल्टीट्यूड पर, वैसे वैसे जो इनका ये जो प्रोपोर्शन है वो चेंज होता चला जाता है। आप देखते होगे जब आप ऊपर जाते हो तो ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ता है, बिकॉज वहां पर ऑक्सीजन कम होता है। लेकिन आपको अर्थ पर ऑक्सीजन पहनने की जरूरत नहीं है। आप जब कई बार पहाड़ों पर जाते हो तो वहां पर हवा नहीं आती, ऑक्सीजन नहीं आती है, दम घुटना स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपने साथ लेकर जाते हैं। तो याद रखना, द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर चेंज विद एल्टीट्यूड। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर। तो हम अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर की, तो हमारा एटमोस्फेयर क्या है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। किसके बेसिस पे भाई, चेंज टेम्परेचर और डेंसिटी विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये जो हमारा एटमोस्फेयर है वो क्या है, स्ट्रक्चर में बटा हुआ है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये आप इमेज में देख सकते हो। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर हमने किस बेसिस पे बांटा है, चेंज टेम्परेचर और इंक्रीजिंग सॉरी डेंसिटी विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। तो इसके बेसिस पे हमने क्या करा है, पूरे एटमोस्फेयर को 5 स्ट्रक्चर के अंदर बांट दिया है, 5 पार्ट्स में बांट दिया है। अब द डेंसिटी ऑफ एयर इज हाईएस्ट नियर द अर्थ सरफेस एंड डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। मतलब अगर ये अर्थ है तो यहाँ पर एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, और जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर एयर की डेंसिटी कम है। समझ में आ गया। चलो अब हम एक एक करके सभी जो आपके एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर होती है। ठीक है, जो सबसे पहली लेयर होती है। अब मैं यहाँ से इसलिए बता रहा, ये सबसे ऊपर की लेयर होती है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे मेन जो लेयर होती है हमारी वो कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर डिक्रीज विद इंक्रीज एल्टीट्यूड। मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया, टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज एल्टीट्यूड। जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो हमारा टेम्परेचर होता है अर्थ का वो डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, द एयर वी ब्रेथ एग्जिस्ट हेयर। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, मेनली जो हवा जो हम लेते हैं वो हमें इसी लेयर में देखने के लिए मिलती है, ट्रोपोस्फेयर में। ऑल द वेदर फिनोमिना सच एज रेनफॉल, फॉग, हेल, ओले, हेल का मतलब ओले, अकर इन दिस एयर। जो भी चीज़ें हैं जैसे रेनफॉल होना, क्लाउड बनना, ओस आना, ओले पड़ना, वो सभी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 0 से 12 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है, मतलब अर्थ से 12 किलोमीटर तक। ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो लाइन अलग करती है इसको बोलते हैं ट्रोपोपाउस। याद रखनी है चीज़, वो लाइन जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को एक दूसरे से सेपरेट करती है उसको बोलते हैं ट्रोपोपाउस। अब हम बात करते हैं दूसरी लेयर की जो ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है, स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर की मैं बात करूं तो ये किसके लिए आइडियल है, आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन बिकॉज इज फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड अदर वेदर डिस्टर्बेंस। अब ये वाला जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, ये एरोप्लेन के उड़ाने के लिए बहुत मस्त है। क्यों है मस्त, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाउड होता है और अदर वेदर डिस्टर्बेंस, आंधी तूफान, उन सबसे ये वाला जो लेयर होता है वो पूरी तरीके से फ्री होता है। दैट्स वाई यहाँ पर आपको क्या दिखते हैं, फ्लाइट दिखते हैं उड़ते हुए। ठीक है, द कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। ठीक है, और इसी लेयर में हमें ओजोन गैस की एक लेयर दिखती है जो एक शील्ड का काम करती है। ठीक है, हार्मफुल जो गैसेस हार्मफुल जो रेडिएशन होती है सन की, उसको फिल्टर करती है और फिर हमारे पास तक पहुंचाती है, जिससे जो वो रेज है हमारी, हार्म जो रेडिएशन है सन की, वो हमें नुकसान नहीं करती है, क्योंकि जो हार्मफुल रेडिएशन है उसको ओजोन लेयर पहले ही रोक देती है, और जो एक तरीके से जो प्योर सन की जो रेज है वो हम तक पहुंचाती है। समझ में आ गया। अब जो स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर को जो लाइन अलग करती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपाउस। ये सब याद रखना। साथ ही साथ जो इसकी हाइट है वो 12 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर है। देखो 12 से 0 से 12 कौन सा हो गया आपका, ट्रोपोस्फेयर हो गया। अब 12 से 50 आपका क्या हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। ठीक है, अब आता है मेसोस्फेयर पर। अब 50 से 80 तक जो है वो आता है आपका मेसोस्फेयर। अब इस मेसोस्फेयर में हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज एल्टीट्यूड। अब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता चल जाएगा। सेम
ट्रोपोस्फेयर की तरह। ट्रोपोस्फेयर में भी क्या हो रहा था, जैसे आप ऊपर जा रहे थे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हमें दिखती है। साथ ही साथ मोस्ट मीटेरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर। जितने भी मीटेरॉइड्स हैं, क्या होते हैं ये मीटेरॉइड्स, जो हमारे एक तरीके से स्पेस के अंदर, एक तरीके से पत्थर जो स्पेस के अंदर सन के जो बाकी और भी जो प्लैनेट्स है उसके साथ अपना चक्कर लगाते हैं, और कई बार ये जो पत्थर होते हैं वो जमीन पे गिर जाते हैं। अब ये जो मीटेरॉइड्स है वो बनते किससे हैं, तो एस्ट्रॉइड से। एस्ट्रॉइड से टूट कर, ठीक है, मीटेरॉइड्स बनते हैं, और ये जो पत्थर होते हैं कई बार अर्थ की तरफ आते हैं, तो जो मेसोस्फेयर की लेयर में जाते ही ये क्या होते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जिससे जो एक तरीके से नेचुरल डिजास्टर बोल सकते हैं हम, या जो नुकसान हो सकता है अर्थ को, उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों लेयर क्लियर हो गई होगी। साथ साथ आप इसको लिखते भी रहना, बट जब आप नोट्स बनाओ तो सबसे पहले ये लेयर लिखना, फिर ये, और फिर इसके बाद ये। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं हम, थर्मोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर की मैं बात करूं तो ये हमारी 80 से 700 तक है। ठीक है, मतलब 80 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर। अच्छा याद रखना, आपकी एनसीईआरटी की बुक में 80 है, 85 आपका इमेज के अंदर आया था, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में जो करा गया है वो 80 है, याद रखना। जो यहाँ में मैंने लिख रखा है ये सारा एनसीईआरटी का डाटा है। तो 80 से 70 और 700 तक आपका आता है थर्मोस्फेयर। अगर मैं थर्मोस्फेयर की बात करूं तो थर्मोस्फेयर में जैसे हम और ऊपर की तरफ, मतलब 80 से 700 तक है, तो जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है इसके अंदर। ठीक है, देखो, टेम्परेचर इंक्रीज रैपिडली विद हाइट। जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, जैसे 80, 90, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, साथ ही साथ जो ये वाली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, इट अब्जॉर्ब्स द सन एक्सरे एंड अल्ट्रा वायलेट रेज। और जो सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, ठीक है, उनको क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमें इतनी ज़्यादा हीट नहीं मिलती है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट अगर हीट सन पे पड़े तो सन पर, अगर सॉरी, डायरेक्ट हीट अगर अर्थ पे पड़े तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। साथ ही साथ इट हेल्प इन द रेडियो कम्युनिकेशन बाय रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव्स, ठीक है, बैक टू अर्थ। अब इसी लेयर पर हम क्या देखते हैं कि रेडियो वेव्स हमें देखने के लिए मिलती है एक तरीके से, जो हेल्प करता है हमारे ट्रांसमिशन के लिए, नेटवर्क के लिए एक तरीके से। रेडियो वेव्स होती हैं इसमें, जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन जब देते हैं तो उस लेयर पर टकरा के वापस नीचे आती है। ठीक है, और द आइनोस्फीयर इज पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर। अभी जो आइनोस्फीयर है वो कहीं ना कहीं किस में हेल्प करता है, जो रेडियो वेव्स होती है उसमें ये आइनोस्फीयर हमारी हेल्प करता है, जिससे जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। समझ में आ गया? तो ये रेडियो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ अरोरा अकर इन दिस लेयर। जो अरोरा होता है, अब ये अरोरा क्या है मैं नीचे बताऊंगा आपको, बस अभी समझ लो। अरोरा जो होता है वो इस लेयर में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सोस्फीयर की, जो कि आपकी क्या है 700 एंड अबव, इसको बोलते हैं हम एक्सोस्फीयर। और जो सबसे हमारी क्या है आउटर लेयर है अर्थ की, ये बहुत पतली हवा होती है, इसमें वेरी थिन एयर, यहाँ पर जो हवा होती है बहुत पतली होती है। साथ ही साथ लाइट गैसेस लाइक हीलियम, हाइड्रोजन, ठीक है, इस लेयर पर हमें देखने को मिलती है। अब इस लेयर पर हम क्या देखते हैं कि ग्रेविटी बहुत कम होती है। देखो लिख रखना, फ्लोट इनटू स्पेस फ्रॉम दिस लेयर ड्यू टू वीक ग्रेविटी। वीक ग्रेविटी होने की वजह से क्या होता है, जो ये हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस होती हैं वो स्पेस में हमें दिखती चली जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया आपको। तो ये आपको सारे के सारे जो लेयर्स हैं, आई होप आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ ऑल दिस लेयर प्ले अ वाइटल रोल इन द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रोसेस एंड ऑल्सो अफेक्ट इट्स वेदर एंड क्लाइमेट, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक भी है। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी ये लेयर हैं, ये हमारे वेदर एंड क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एक चीज़ और जो आपका एक नंबर में पूछ सकते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड ओनली ट्रोपोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। मतलब जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ट्रोपोस्फेयर और मेसोस्फेयर में ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है, बाकी लेयर्स में इंक्रीज होता है।
ये चीज याद रखना, 1 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं अरोरा। ठीक है, अरोरा क्या है? द वर्ड अरोरा ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन मीनिंग डाउन और मॉर्निंग लाइट। ठीक है, इट इज अ नेम आफ्टर द रोमन गॉडेस अरोरा। ये जो नाम है ये रोमन गॉड के नाम पे पड़ा है, अरोरा। ठीक है, मतलब रोम के गॉड थे अरोरा, उनके नाम पर हमने जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स दिख रही है हमें, ठीक है, डिस्प्ले हो रही है लाइट, ठीक है, उसको हमने अरोरा बोल दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रेफर्स टू द कलरफुल डिस्प्ले ऑफ लाइट सीन इन द स्काई नियर द पोल्स। हमें पोल्स की तरफ क्या होता है, ऐसे समझो, ये हमारा अर्थ है, तो ये साउथ पोल और ये नॉर्थ, सॉरी, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो हमें क्या दिखता है यहाँ पर? कलरफुल डिस्प्ले ऑफ लाइट सीन इन द स्काई नियर द पोल्स। हमें कलरफुल लाइट दिखती है। कैसे दिखती है? जो कलरफुल लाइट है वो किस वजह से दिख रही है? तो द सोलर विंड अपॉन रीचिंग द अर्थ एटमोस्फेयर। जब सोलर विंड मतलब जब धूप आती है, ठीक है, जब धूप की किरणें आती हैं, इट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेटिक पोल्स। अब मैग्नेटिक पोल्स की तरफ जाती है। अब होता क्या, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस है। अब क्या होता है, इंटरेक्ट विद डिफरेंट एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब जितनी भी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उससे वो क्या करती हैं, फ्रिक्शन करती हैं। क्या? सोलर विंड। अभी जो सोलर विंड है वो जब उससे क्या करती है, फ्रिक्शन करती हैं, तो इसकी वजह से ये डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स हमें देखने के लिए मिलती है। तो सिंपल कुछ नहीं है, ये कलरफुल लाइट है जो सोलर विंड और डिफरेंट एटमॉस्फेरिक गैस के इंटरेक्शन से बनती है। सिंपल। कहां पर बनती है? पोल्स पर बनती है। अब जो साउथ पोल पे बनती है आपके, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर जैसे बोलते हैं ये, या साउथ पोल पर जो बनती है उसे बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेरेल्स। और नॉर्थ पोल पे जो बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? अरोरा बोरेलिसिस। ठीक है, ऑस्ट्रोलिसिस किस पे बनती है? साउदर्न हेमिस्फीयर पर। बोरोलिसिस किस पे बनती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर। आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ ही साथ कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।